नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इवोल्यूशन आरएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले पॉलिटी के 2 लेक्चर आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन लेक्चर को नहीं देखा है, तो मेरी आपसे एक अर्ज है या रिक्वेस्ट है, उन लेक्चर को आप पहले से देख लीजिए ताकि जब आप इस लेक्चर को देखें, तो आपका एक थॉट प्रोसेस अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। ठीक है? पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, जि जिन जिन बच्चों ने पिछले 2 लेक्चर देख लिए हैं, उनके लिए ये बात यहाँ से कंटिन्यू करूँगा मैं कि हमने पढ़ा क्या था? हमने जो चीज़ पढ़ी थी अभी तक, वो ये थी कि आखिर में जो राजनीतिक व्यवस्था है, की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये हमारे लिए एक कॉन्क्लूज़न था या निष्कर्ष था कि हमने जो जितना भी रामायण गए थी अभी तक, 1 लेक्चर, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, उसका जो कॉन्क्लूज़न निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो इन्हें यही निकलता है कि राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैंने सीधी-सी, सिंपल सी भाषा में इसको समझाने की कोशिश की थी आपको कि जब मनुष्य की 2 अवस्था हैं, एक है प्राकृतिक और एक है जो आधुनिक या विकसित माना, ठीक है? ये जो क्रम है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसी को हमने बोला है विकास या इवोल्यूशन, ठीक है? तो समझ में हमने यहाँ पे हमने क्या समझा था कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य था, वो बर्बर था, वो सही नहीं था, तो घुमंतु था, तो उसे ना तो ज़मीन की ज़रूरत, ना जायदाद की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो स्थायी निवास नहीं करता। जब हम आधुनिक अवस्था देखते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या का आधिक्य हुआ, ये बात हम पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ। जनसंख्या का आधिक्य हुआ, ठीक है? अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, स्थायी निवास आरंभ हुआ, मेह का भाव आया व्यक्ति में। ऐसे जो फैक्टर थे, इन सारे फैक्टर मिलाकर ये सारे जो फैक्टर थे, इन फैक्टर ने क्या किया, हमें मजबूर कर दिया कि एक राज्य की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यदि राज्य नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या यही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हितों का शोषण करने लग जाएगा। तो उसी शोषण से हमें बचाने के लिए हमने एक इंसान से या एक व्यक्ति से ज़्यादा शक्ति दे दी एक संस्था को और उस संस्था को हमने राज्य बोला, ठीक है? अब जो आधुनिक अवस्था है, उस अवस्था को हमें देखना है। हमें ये देखना है कि जो आधुनिक अवस्था है, वहाँ राज्य का स्वरूप कैसा है और उसका ढाँचा कैसा है? तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आधुनिक स्तर में हम बात करें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजतंत्र था, यहाँ पर भी राज्य की उत्पत्ति थी, यानी राज्य था। राज्य का अस्तित्व राजतंत्र में भी था और आज लोकतंत्र है, आज भी राज्य का स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन अंतर कहाँ पे आ जाता है? अंतर आ जाता है शक्ति के विभाजन के तौर पर। हम राजतंत्र की अगर बात करें, तो राजतंत्र में जो शक्ति का केंद्र होता था, देखो, राजतंत्र में क्या होता था? जो शक्ति का केंद्र होता था, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई। इन तीनों शक्तियों का जो एक सोर्स होता था मेन, वो राजा ही होता था। यानी इन तीनों जो शक्तियाँ होती थी, वो केवल राजा के पास होती थी। लेकिन जैसे-जैसे हमने विकास किया, डेवलपमेंट किया, तो हमने एक व्यक्ति को ज़्यादा महत्व प्रदान किया। यानी शासन किसका होना चाहिए? तो व्यक्ति का होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया आपको,
व्यक्ति शासन नहीं कर पाएगा। अगर व्यक्ति शासन करने लग गया, तो एक बाहुबली, एक निर्बल और एक गरीब इंसान, एक असहाय इंसान को क्या कर देगा? मार देगा या उसका शोषण कर देगा। उससे बचाने के लिए हमने एक राज्य नामक संस्था का विकास किया, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से। सामाजिक सिद्धांत, जो समझौते का सिद्धांत था, हमने पढ़ा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें क्या हुआ कि आपस में जनता ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम हमारे अधिकार किसी एक संस्था को देना चाहते हैं, और वही संस्था राज्य कहलाई। ये हम पढ़ चुके थे। फिर समस्या ये आ रही थी, क्या इस राज्य में एक ही संस्था के पास सारे अधिकार होने चाहिए, विधायिका से संबंधित और कार्यपालिका से संबंधित और न्यायपालिका से संबंधित? तो नहीं। ऐसा अगर होगा तो समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी, राजतंत्र की सबसे बड़ी समस्या, आज हम विकसित हो चुके हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए ना, व्यक्ति का शासन स्थापित कैसे होगा? तो कैसे होना चाहिए? जब राजतंत्र में राजा के पास विधायिका, कार्यपालिका और ये न्यायपालिका तीनों शक्तियाँ थी, तो समस्या आती थी, एक तो राजा निरंकुश बन सकता है, तानाशाही आ सकती है, ठीक है? पहली समस्या ये है कि तानाशाही का शासन आ सकता है। दूसरी समस्या क्या है? जो व्यक्ति का शासन होता है ना, व्यक्तिवाद, वो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है। ये समस्या आती है जब शक्ति का केंद्रीकरण होता है। यहाँ पे शक्ति का केंद्रीकरण आपको दिख रहा है, शक्तियाँ सारी राजा के पास है। वहीं मैं लोकतंत्र की बात करूँ, तो जब आप यूरोप का हिस्ट्री देखते हो, यूरोप का इतिहास देखते हो, जैसे-जैसे हम आधुनिक हो रहे थे, उस समय एक दार्शनिक आए थे, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। एक फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। व्हाट इज शक्ति? सेपरेशन ऑफ द पावर थ्योरी क्या है? ये आपको अगर पूछे कोई, तो क्या बताएँगे आप? आपको यही बताना है कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो संतुलन ढाँचा है और इनकी भी जो शक्ति है, उनका सेपरेशन होना चाहिए। यही थ्योरी दी थी फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जनता के हितों के संरक्षण के लिए बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत है। अगर ये नहीं होगा, इसने क्लियरली बोल दिया, इसने क्लियरली क्या बोला कि शक्ति का पृथक्करण आवश्यक है। शक्ति का पृथक्करण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे जो निरंकुशता आती है, एक व्यक्ति का शासन आता है, वो नहीं आ पाएगा। जो राजतंत्र में सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो फिर इन्होंने ये सिद्धांत दिया, मोंटेस्क्यू ने, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और इसने क्या बोला कि कार्यपालिका, विधा और विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों में शक्ति का पृथक्करण होगा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल के बीच में शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। तो अब हमें समझना क्या है? जो आज का लेक्चर है, उसका मेन मोटो क्या है? आज के लेक्चर का जो मेन मोटो है, वो यही है कि हमें जो आधुनिक राज्य हैं और उसके जो संस्थागत ढाँचा है उसका, जैसे विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई, उसे समझना है। उसे समझते हुए हमें ये साबित करना है, क्या हम जो मोंटेस्क्यू का एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, उसके अनुकूल है कि नहीं? उस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं या नहीं? और फिर उसको पढ़ते हुए हम साथ-साथ ब्रिटेन और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, उससे तुलना भी कर लेंगे, ताकि हम समझ पाएँगे कि कौन से देश का जो ढाँचा है शासन का, वो कैसा है और क्या ये इस सिद्धांतों को पालन कर रहा है। तो 2 ही देश इम्पोर्टेंट हो जाएँगे हमारे लिए, भारत के साथ तुलना करने के लिए, ब्रिटेन और अमेरिका। तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो भारत का शासन संबंधी ढाँचा कैसा है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मैं आज की बात कर रहा हूँ, वर्तमान की। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसकी बात कर रहा हूँ। लोकतांत्रिक शासन में हम शासन की अगर बात करें,
कितने अंग हैं, तो शासन के अगर अंग आपसे पूछे जाए तो 3 हैं। एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है। तो भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विधायिका। विधायिका के बारे में बात करूँ सिंपल सी, तो आपको क्या पता होना चाहिए विधायिका के बारे में? जो विधायिका है, उसको हम भारत में बोलते हैं संसद। तो संसद कौन-सी विधायिका को बोलते हैं? विधायिका के स्तर कितने हैं? देखो, भारत में एक तो शासन जो है केंद्र स्तर पर है और एक राज्य स्तर पे है। यानी आपको एक बात समझ में आती होगी, शासन के स्तर कितने हैं? तो शासन के 2 स्तर हैं। अगर मैं विधायिका की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आती होगी कि सबसे जो पहले है, बात करें हम स्तर की, तो स्तर आपको देखने को मिलेंगे 2, एक केंद्र पर और एक राज्य पर। केंद्र पर जो है, से हम तो केंद्र की जो विधायिका है, उसको हम बोल देते हैं संसद। और जो राज्य की विधायिका है, मैं अभी सिर्फ विधायिका की बात कर रहा हूँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका की हम बात ही नहीं कर रहे। विधायिका में हम केंद्र स्तर की जो विधायिका है, उसको बोल रहे हैं संसद। वहीं जो राज्य स्तर की जो विधायिका है, उसको हम बोलते हैं विधानमंडल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अब हमें ये देखना है कि केंद्र स्तर की जो संसद है, उसका विभाजन कैसे है? थोड़ी-सी उस जानकारी को ले लेते हैं और फिर वही जो ढाँचा है केंद्र स्तर का, जो विधायिका का है, केंद्र स्तर की जो विधायिका है संसद, उसका जो ढाँचा है, वही राज्य स्तर पर फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात समझनी है हमें, वो ये कि हमने केंद्र स्तर की विधायिका को संसद बोल दिया। अब आपसे कोई पूछे, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट होता है। अभी हम बेसिक इंट्रो की बात कर रहे हैं। बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल भी आते होंगे, तो वो जो आएँगे सवाल, उनको हम संसद के चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ छोटी-छोटी जानकारियाँ जो हमें पता होनी चाहिए, हमें सिर्फ कंपैरिज़न करना है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, तो मैं उसी को बता रहा हूँ। तो भारतीय संसद या भारतीय विधायिका की बात करें, जो केंद्रीय स्तर पर है, उसकी सबसे जो पहली विशेषता है, वो ये आपसे अगर कोई पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, तो आप क्या बताएँगे? संसद के 3 अंग होंगे, 3 अंग होंगे। संसद के 3 अंग हैं। 3 क्यों हैं? आपको कन्फ्यूज़न होता होगा क्योंकि आपने तो लोकसभा और राज्यसभा ही सुना, है ना? तो वो मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, वो है सदन। जबकि एक तीसरा सदन के अलावा अंग भी है, तो वो 3 अंग मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन 3 अंगों में लोकसभा और राज्यसभा तो शामिल है ही है, वहीं राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग है। आपसे कोई पूछे कि संसद के भारतीय शासन व्यवस्था में संसद के कितने अंग हैं? आप क्या बताएँगे? 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई बिल होता है, कोई विधेयक होता है। अभी नहीं जानना आपको कि विधेयक क्या होता है, ठीक है? कैसे पास होता है, इसको भी नहीं जानना। ये आप संसद में पढ़ोगे। संसद का एक अलग से बड़ा टॉपिक है, उसमें आप पढ़ने वाले हो। अभी आपको क्या जानकारी रखनी है? अभी आपको सिर्फ इतनी जानकारी रखनी है कि जो लोकसभा और राज्यसभा से कुछ बिल होता है, विधेयक होता है, पास होके यहाँ से मूव करता है, जो विधेयक होता है, उसको अंतिम रूप से जो अप्रूवल मिलेगा, ओके, ओके जो मिलेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा मिलेगा। यानी किसी विधेयक के बारे में, किसी बिल के बारे में, जो विधायिका द्वारा निर्मित हुआ, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा द्वारा निर्मित हुआ, उसको अंतिम रूप से जो पास करने का काम कर रहा है, वो राष्ट्रपति कर रहा है। तो राष्ट्रपति भी विधायिका का अंग हो जाएगा। इतनी भी इतनी सारी बात आपको समझ में आई होगी और इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। ठीक है? वहीं आप बात करें कि संसद के स्तर कितने हैं? संसद के अगर मैं स्तर की बात करूँ, सॉरी, संसद के
सदन की मैं बात करूँ, तो संसद के सदस्य कितने होंगे आपसे कोई पूछे, 2 ही होंगे। वो कौन-से हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होता होगा, ठीक है? तो अभी तक आपको ये बात समझ में आई है कि केंद्र स्तर पर जो विधायिका है, उसको हम संसद कह रहे हैं और संसद के 3 तो अंग हैं, 3 तो अंग हैं, हमने पढ़े कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वहीं हमने एक बात और समझी कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह जो राज्य की विधायिका है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए? यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर भारतीय शासन व्यवस्था में हम अगर विधायिका की बात करें, तो विधायिका के स्तर 2 हैं। मैंने आपको पढ़ाया, एक है केंद्र का विधायिका, जो हमने जानकारी ले ली उसकी पूरी, केंद्र की विधायिका कैसी है, उसका ढाँचा कैसा है। वहीं जो राज्य की विधायिका है, उसको हमने बोल दिया विधानमंडल। अब विधानमंडल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये है कि जो राज्य का विधानमंडल होता है, जनरली सिर्फ 7 राज्यों को आप छोड़ दीजिए, वहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी, यानी द्वितीय सदन देखने को मिलेगा। अन्यथा सभी जगह पर जो सदन की मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो केवल एक ही सदन है। सदन को हम बोल देते हैं विधानसभा और द्वितीय सदन जो होता है, विधान परिषद। विधान परिषद मुख्यतः आपको सभी राज्यों में देखने को नहीं मिलता है। कुछ ही राज्यों में मिलता है। इसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, शक्तिहीन ढाँचा है। इसलिए इसको निर्मित ही नहीं किया जाता। ठीक है? तो यहाँ तक आप बात समझे? आई होप बात समझते होंगे आप। यहाँ पे कोई देखने वाली बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अगर पूछे अंक कितने हैं स्टेट लेवल पे, तो अंक कितने हो जाएँगे? ये वही सेम हो जाएगा ना, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह। अंतिम रूप से वो अप्रूवल देगा किसी बिल को, ठीक है? और सदन पूछेंगे, सदन तो 2 ही होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ कोई आपको कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ कि जो एग्ज़ीक्यूटिव है या कार्यपालिका है। मैं अगर कार्यपालिका की बात करना चाहूँ आपसे जनरल, तो कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? ये बात आपको समझनी होगी। कैसे होता है, क्या होता है, वो हम समझना चाहते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? तो हमने अभी तक ये जाना था कि भारत के शासन व्यवस्था में एक विधायिका है। तो विधायिका जो है, उसको हमने 2 भागों में बाँट रखा है। यानी आपके एक हाउस बना दिया मैंने, उस हाउस के अंदर 2 खंड बना दिए। एक खंड का नाम मैंने बता दिया लोकसभा और दूसरे का नाम राज्यसभा। अब होता क्या है, चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव की प्रणाली क्या, नहीं जानना, वो भी नहीं जानना। आपको सिर्फ़ ये जानना कि यहाँ से जनता जो है, वो किसी सांसद को चुन के इन सदनों में भेजेगी, ठीक है? सांसद को चुनकर उसने सदन में भेज दिया जनता ने, ठीक है? इतनी बात हो गई। तो भैया मुझे आप ये बताएँ कि फिर कार्यपालिका का निर्माण कैसे हो रहा है? मैं वापस विधायिका की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सांसद जनता द्वारा चुनकर आए थे लोकसभा में या राज्यसभा में, अब यहाँ पर देखो समस्या कहाँ आई? समस्या आई क्या हम जो भारतीय शासन व्यवस्था है, उसमें शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, मोंटेस्क्यू द्वारा दिया गया, उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप यहाँ पर गौर करेंगे और इस पॉइंट को नोटिस करेंगे आप। इस पॉइंट को नोटिस करेंगे और आप समझेंगे, देखेंगे कि क्या उस सिद्धांत का पालन हो रहा है? तो देखिए, पालन नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा? उल्लंघन होता है और कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि भारतीय जो शासन व्यवस्था में कार्यपालिका निर्मित होती है, आप वर्तमान की स्थिति समझिए। आज भारतीय शासन व्यवस्था में
जो केंद्रीय स्तर पर सरकार है, वो एनडीए की है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की पार्टी जो है, उसकी है। आप जनरली शब्द मतलब एक शब्द जो आप व्यवहार में कह देते हो उसको बीजेपी की सरकार है, कहते हो ना? लेकिन केवल बीजेपी की नहीं है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अलायंस है, एक गठबंधन है। अब उनकी सरकार है, लेकिन बहुमत उसमें बीजेपी का है, इसीलिए हम बीजेपी की सरकार बोल देते हैं। तो भैया, इसका मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार है। अगर आपको कोई बोल रहा है बीजेपी की सरकार है, इसका मतलब उनका लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है। जरूरी नहीं है राज्यसभा में बहुमत ही हो, राज्यसभा में कुछ है लेकिन लोकसभा में बहुत ज्यादा बहुमत हो गया। मतलब कुल मिला के इन दोनों को मिलाकर बहुमत है उसका। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? और स्पेसिफिक हम बात करें तो लोकसभा में बहुमत है। अगर लोकसभा में खाली बहुमत हो गया तो उनकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, फिर बात आपको समझ में आई है? बात क्या हो रही है कि जो कार्यपालिका का सदस्य होगा, जो बहुमत पार्टी वाला होगा, यानी वर्तमान की स्थिति सोचिए आप कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो मेंबर होंगे वो भी तो एक सांसद है, वो भी तो एक सांसद है। तो वो सांसद थे, वो लोकसभा के सदस्य थे या वो राज्यसभा के सदस्य थे, उन्हीं सदस्यों में से कुछ सदस्य, यानी इसका नियम है, नियम 15% का नियम है। 15% जो होंगे वो मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, या मंत्रिपरिषद 15% की होगी, मतलब टोटल का 15% से मिलकर होगी कार्यपालिका निर्मित। एक्चुअल में कार्यपालिका है क्या? जो विधायिका है, विधायिका का मुख्य काम हमने क्या देखा है? विधायिका का मुख्य काम होता है, बता देता हूं आपको। विधायिका का मुख्य काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना। वही जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि जो कानून होता है उसको लागू करना। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी। अब कानून कार्यपालिका कैसे लागू करेगी, ये बात समझनी है तो भैया, आप अपने इस संस्थान की बात कर लीजिए, किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए, किसी परिवार की बात कर लीजिए। तो जहां अगर लोकतंत्र है, मैं अगर लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, मैं तानाशाही की बात नहीं कर रहा। पहली बात, लोकतंत्र जहां है तो वहां क्या होगा? वहां सर्वसम्मति होगी ना। वहां सर्वसम्मति कैसे? यानी 3-4, 4-3, मतलब एक बहुमत वाला होगा, एक दल होगा बहुमत वाला जिनके विचार मिल रहे हैं। यानी अगर 7 सदस्य हैं और 7 में से 4 के विचार मिल गए एक तरफ, एक तरफा, और 3 के एक तरफा, तो किसकी बात मानी जाएगी भैया? 4 वालों की मानी जाएगी ना। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये बात यहाँ पे आप अप्लाई करके देखिए। मैं कह रहा हूँ आपको कि विधायिका में एनडीए का बहुमत है। तो फिर कानून एक्चुअल में जो पॉलिसीज हैं या जो कानून है, उनको बनाने का काम कौन कर रहा है? वास्तविक रूप से आप देखो तो विधायिका कर रही है। और विधायिका में कौन कर रहा है, ये बात आप समझ पाते होंगे। अभी फिलहाल के लिए वो बीजेपी कर रही है। वो कैसे कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो बहुमत में है, उनका संख्या में या नंबर में बहुमत है। अब समझना क्या था यहाँ से? यहाँ से ये समझना था कि यहाँ के जो लोग हैं, विधायिका के जो लोग हैं, वही चुनकर हैं कार्यपालिका में चले जाते हैं। यानी यहाँ पे मैं बात करूं, कार्यपालिका मिलकर बनती है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वो कार्यपालिका के भाग भी है। आप यहाँ पे गौर कीजिए, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करते हुए दिमाग में एक बिल्कुल स्टेबिलिटी लाइए। स्थिरता के साथ आप इस बात को सुनेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कार्यपालिका का जो भाग होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायिका से ही चुनकर आते हैं। ये बात आपने सुनी? कार्यपालिका विधायिका से ही चुनकर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मोंटेस्क्यू साहब ने क्या बोला था? शक्ति का पृथक्करण होगा, तभी एक राज्य जो होगा वो लोकतांत्रिक स्वरूप में होगा। शक्ति का पृथक्करण बहुत ही जरूरी है। तो क्या भारतीय शासन व्यवस्था में शक्ति का जो पृथक्करण है, उस सिद्धांत का पालन हो पा रहा है या नहीं? ये बात आप समझ पाए? कहीं न कहीं हम विधायिका और कार्यपालिका के बीच में पावर ऑफ सेपरेशन होना चाहिए था, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं या सांसद जो होते हैं, वही चुनकर
अगर वो बहुमत में है, जैसे बीजेपी है, तो वो कार्यपालिका बना देते हैं अपनी, कार्यपालिका बना देते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये मिलकर। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि कानून भी उन्होंने बनाया, जो विधायिका में बैठे हुए थे, ठीक है? यानी बीजेपी ने बनाया, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा है? वो भी यही कर रहे हैं। तो ये जो है एक ओवरलैपिंग है, यहाँ पे पावर ऑफ सेपरेशन नहीं है। जबकि आप बाद में मैं अब बताने वाला हूं आपको, अमेरिका की बात करूंगा, जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहां तो इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका का कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है? ये बात आपको समझनी थी, यहाँ पे गौर करनी थी। कानून बनाने वाला भी एक ही है और कानून को लागू करने वाला भी एक ही है। वो क्या है, जो बहुमत वाला दल होगा वो है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी थी और समझ में आ गई होगी। तीसरा निकाय और है, उस निकाय के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? जो तीसरा निकाय है इन दोनों पे, वो आप एक बात समझ लीजिए, जनरल बात। जनरल बात क्या समझनी है कि मैंने 3 संस्थाएँ बताई आपको। भारतीय शासन व्यवस्था में 3 संस्थाएँ हैं, उन 3 संस्थाओं का नाम क्या है? पहली है विधायिका, विधायिका का काम क्या है? कानून को कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका जो है, उसका काम है, उसका काम है कानून की तर्कसंगतता की जाँच करना। तर्कसंगतता की जाँच कैसे होगी भैया? तर्कसंगतता की जाँच इसलिए ऐसे होगी कि जो संविधान है हमारा, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की जो मर्यादा है, भारतीय संविधान का जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा, उन सिद्धांतों के अनुरूप चलती है न्यायपालिका, ठीक है? और इसने तो यहाँ तक कह रखा है कि किसी भी तरह से जो मूल रूप से संविधान था, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो वो जो उसकी पालना करवा रहा है, वो मतलब लगाम लगाने की जो कोशिश कर रहा है, वो कौन कर रहा है? तो वो न्यायपालिका कर रही है, ठीक है? तो जो विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून बनाए लागू करेगी, इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जो विधायिका है, उसने कोई गलत कानून बना दिया, संवैधानिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तो फिर न्यायपालिका लगाम खींचेगी, ठीक है? उसको नल एंड वॉइड कर देगी। इतना काम है दो तीनों संस्थाओं का, ये आपको पता चल गया होगा। तो न्यायपालिका में क्या शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत फॉलो हो रहा है? हाँ जी, फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो मैं बता देता हूँ। जो तीसरी संस्था है न्यायपालिका, हमने अभी तक जो पढ़ा, मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ। एक और सिद्धांत वो ये है कि जो भारतीय स्तर पर जो न्यायपालिका है, वो पूर्ण रूप से, पहली बात तो पूर्ण पृथक है, पूर्ण पृथक है। यानी इसका विधायिका और कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं है। यानी विधायिका और कार्यपालिका का कोई भी मेंबर इसका मेंबर नहीं होता। मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात, ये जो है न्यायपालिका की भारत में व्यवस्था कैसी है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे एकीकृत व्यवस्था है। अब एकीकृत व्यवस्था क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो ढांचा है यहाँ पे अलग-अलग नहीं है। जैसे हम विधायिका और कार्यपालिका की बात करूँगा मैं, तो मैं बताऊँगा केंद्र स्तर पर विधायिका अलग है, राज्य स्तर पर विधायिका अलग है। केंद्र स्तर पर पीएम होता है, राज्य स्तर पर सीएम होता है। विधायिका का कोई आपस में संबंध नहीं है, वहाँ पे अलग-अलग है। वहीं कार्यपालिका की बात करेंगे तो विधायिका अलग है, तो कार्यपालिका भी केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग-अलग है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई आपको। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो विधायिका की बात करें और कार्यपालिका की बात करें, तो वहाँ पर एकीकृत व्यवस्था नहीं पाई जाती है। एकीकृत व्यवस्था नहीं, नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं पाई जाती है। वहीं बात करूँ न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में एकीकृत व्यवस्था पाई जाती है। और साथ ही ये जो है मोंटेस्क्यू साहब के जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, उसका पूर्ण रूप से पालन कर रही है। विधायिका और कार्यपालिका से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। और इतनी बात हमें समझनी थी यहाँ पे। और अब मैं इसका जो भारतीय शासन व्यवस्था है, उसका डायग्राम बनाऊँ, वेन आरेख बनाऊँ, तो कैसा बनना चाहिए? ये बात आप बताएँगे मुझे। ये हो गई भारत की विधायिका या संसद। संसद के अंदर
मैं कह रहा हूँ संसद के अंदर ही है कार्यपालिका। यानी संसद जो है विधायिका है, इसके 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा। अब उसी के जो मेंबर है, वो सांसद थे, वो ही चुन के अगर वो बहुमत में है, तो वो मंत्री बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, वहीं से उठ के आ रहे हैं। तो कार्यपालिका संसद का ही भाग है। ये बोले समझ में आनी चाहिए आपको, बात हिट करनी चाहिए। वहीं पे जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका पूर्ण रूप से पृथक है। न्यायपालिका का कोई संबंध नहीं है। ये अलग सिस्टम जो है कॉलेजियम सिस्टम से चुनकर आते हैं और इनका कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। पावर ऑफ सेपरेशन हुआ ना हुआ, पावर ऑफ जो सेपरेशन है, वो यहाँ पर दिखता है भारतीय शासन व्यवस्था में। वही हम बात कर लेते हैं। अब सेकंडली हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है, एक पॉइंट और छूट गया है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि जब भी आपको कोई बोले कि संसदीय शासन व्यवस्था, जो भारत की शासन व्यवस्था है, वो कैसी है? तो आप बोलेंगे संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था आपको जहाँ भी देखने को मिले, वहाँ पर एक चीज़ की कमी होगी, वो ये होगा पूर्ण शक्ति का पूर्ण शक्ति का पृथक्करण नहीं पाया जाता है संसदीय शासन व्यवस्था में। ये बात आप गौर करेंगे और ध्यान रखेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था जहाँ-जहाँ पाई जाएगी, वहाँ पूर्ण रूप से शक्ति का पृथक्करण नहीं पाया जाएगा। हमें समझना है, वो यही समझना है। ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है फिलहाल के लिए। कि उसको ब्रेक करना है तो आगे हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और आई होप ये क्लास आपको अगर पसंद आ रही है, तो लाइक कीजिए और अपने भाई-बंधु से ज़रूर इसको डिस्कस कीजिए और आप इनको भी शेयर कीजिए, बताइए उनको कि ऐसी क्लास हो रही है यहाँ पे। जो पेड लेक्चर होते हैं ना, आप जहाँ 75 और 80 और 90,000 भी देते हो, वहाँ पे भी नहीं पढ़ाते इसे। ये आपको समझ में आती होगी आज बात, ठीक है? तो एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, एक ही अर्ज़ है कि आप इसको शेयर तो कीजिए कम से कम, ठीक है? तो अब हम समझना चाहते हैं, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शासन व्यवस्था कैसी है? तो जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है, उसमें भी थोड़ा-सा अच्छा बना देते हैं इसको। जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है, मैं बात करूँ, उसमें भी एक हाउस का 2 आधार पर विभाजन है। जो पहला है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रिटेन की जो निम्न सदन है, यानी भारत की जो लोकसभा है, उसी तरह वहाँ का जो निम्न सदन है, जो पावरफुल सदन है, अभी कोई जानकारी नहीं लेनी है, समझ में नहीं आ रहा पावरफुल तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो बाद में पढ़ने वाले हैं। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कन्वे करवाने के लिए कि तो हम बोल देते हैं, जो भारत की आपको इतनी जानकारी रखनी है कि जो भारत का हमने लोकसभा पढ़ा था ना, उसी तरह जो ब्रिटेन का लोकसभा होगा, उसको हम हाउस ऑफ कॉमन बोलेंगे। वहीं जो वहाँ का भारत का जो राज्यसभा है, वो ही ब्रिटेन का हो जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है? तो यहाँ पे समझना हमें जो मुख्य रूप से समझना है, तो सबसे बड़ी चीज़ है, गौर करना है आपको यहाँ पे। बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी आप अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए, तो आप इस चीज़ को मिस कर जाओगे। ठीक है? पहले बात ये है। अब आप देखिए यहाँ पे, वो ये कि जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है, यहीं से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी और मंत्रिपरिषद चुनकर आती है। यानी आपको एक बात समझ में आ रही है? भारत में जो शासन व्यवस्था थी, भारत में भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा था, विधायिका से ही चुनकर कार्यपालिका आ रही थी। लेकिन एक अंतर है, वो अंतर आप अभी तक देख नहीं पाए होंगे। वो अंतर ये है कि मैंने वहाँ पे दोनों एरो बनाए थे, मैंने दोनों सदनों को वहाँ इंक्लूड किया था। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ तो ये है। वहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा थे, वहाँ दोनों के जो सदस्य थे, वो कार्यपालिका के भाग
बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, वो अपवाद ये है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं जो, इसके सदस्य जो हैं, कार्यपालिका में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले जो मेंबर हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो मंत्री नहीं बन सकते। हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब लॉर्ड साहब होते हैं। लॉर्ड साहब इसलिए यहाँ पे ये था व्यवस्था कि जो गणमान्य लोग होते हैं वहां के, जिनकी औकात नहीं होती है चुनाव लड़के या चुन के आने की, तो वो यहाँ इनको बिठाते हैं एज अ सम्मान। सम्मान के रूप में यहाँ पे इनको एक दर्जा दिया जाता है, तो वो यहाँ बिठा देते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। लेकिन इनका कार्यपालिका में कोई रोल नहीं। यानी वहां की जो संसद है, वहां की जो कार्यपालिका है, उसमें अगर आप ये बात देखना चाहो, तो वहां की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो छोटा वाला सदन है, वहीं से चुन के जो लोग जाएंगे कार्यपालिका में और मंत्री परिषद का गठन करेंगे। इसका मतलब क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ये क्या हो गया? पावरलेस हो गया। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? भारत में तो इससे भी चुन के जा सकते हैं। जो बड़ा वाला सदन है ना, राज्यसभा, से भी चुन के जा सकते हैं। यहाँ पे एक कंपैरिजन और कर लीजिए आप इंडिया से। तो अगर इंडिया की यहाँ पे बात करें, इंडिया में 2 सदन था, एक राज्यसभा था और एक लोकसभा था। दोनों के जो मेंबर हैं, वो कार्यपालिका में शामिल हो सकते हैं, यानी मंत्री बन सकते हैं। ठीक है? एक बात ये है कि हम ब्रिटेन के साथ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि इंडिया से कंपैरिजन हो जाए। तो पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि भारत के जो सदस्य होते हैं संसद के, भले वो लोकसभा के हो या फिर राज्यसभा के हो, दोनों मंत्रिपरिषद का निर्माण कर सकते हैं या मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होगा। ब्रिटेन में केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर होंगे, वही क्या, वही कार्यपालिका के या मंत्रिपरिषद का निर्माण कर सकते हैं या कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक और बात ये कि यहाँ की जो न्यायपालिका है ना भैया, यहाँ की जो न्यायपालिका है, वो इन हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इनके जो 12 मेंबर होते हैं, इनके जो 12 मेंबर होंगे, ये 12 मेंबर चुन के यहाँ की न्यायपालिका का निर्माण कर देते हैं। ठीक है? तो ब्रिटेन का मैं अगर वेन डायग्राम बनाना चाहूँ, ब्रिटेन का अगर वेन डायग्राम हम बनाएं, भारत का कैसे बनाया था, यहाँ पे देखिए आप। अगर हम बात करें कि इंडिया का वेन डायग्राम और ब्रिटेन का वेन डायग्राम, तो अंतर दिखेगा आपको साफ तौर पे। अंतर कैसे? कि भारत की संसद या विधायिका, और विधायिका के अंदर कार्यपालिका, ये हो गई लेजिस्लेटिव, और ये हो गई एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। और जुडिशरी जो होती है, वो अलग से होती है। ठीक है? और ब्रिटेन में कैसा दिख रहा है हमको? ब्रिटेन में कुछ ऐसा दिख रहा है, या ये तो हो गई लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, विधायिका। और विधायिका के जो एक हाउस ऑफ कॉमन्स छोटा वाला सदन है, उससे निकलते हैं कार्यपालिका के सदस्य एग्जीक्यूटिव। और जो बड़ा वाला सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहां से निकल रहे हैं जुडिशरी के सदस्य। ये है ब्रिटेन का और इंडिया का यहाँ का। इसका मतलब ये, यहाँ तो शक्ति का जो पृथक्करण था, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। शक्ति पृथक्करण बिल्कुल नहीं दिख रहा। यहाँ तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा। यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, ब्रिटेन में बिल्कुल नहीं दिख रहा, भारत थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है? तो अब जो है, हमें समझना था एक और पॉइंट, और वो पॉइंट ये है, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको, एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पर, यानी अब भारत की जब हम बात कर रहे हैं ना, लास्ट भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में हम 2 बातें यहाँ पे हमने देख ली है। एक तो पीएम प्लस मंत्रिपरिषद, जो है वो सिर्फ ब्रिटेन में तो कार्यपालिका से चुनकर आएगी। ठीक है? और भारत में, सॉरी, जो प्रधानमंत्री है और वो जो कार्यपालिका बनेगी या मंत्रिपरिषद बनेगी, वो सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स से चुन के आएगी। लेकिन भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुनकर आ सकती है। ये बात हमने समझी थी। और जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सेकंडली, वो हमें जानना है। वो ये जानना है
कि नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, अब यही कर लेते हैं। तो बेटा, तो ब्रिटेन में एक समस्या क्या है? समस्या ये है कि ब्रिटेन में आपको अगर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसके जो मेंबर होंगे, वो जाके कार्यपालिका बनाएँगे, ठीक है? इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में भी जो लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, इन दोनों के जो सदस्य हैं, वो जाके कार्यपालिका बनाएँगे। अब समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि ब्रिटेन में तो अनिवार्य है कि आप अगर संसद के सदस्य हो, तभी तभी आप कार्यपालिका में जा सकते हो। यानी यहाँ पे सदस्यता जो हो जाएगी, वो अनिवार्य हो जाएगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा है, बिना सदस्यता 6 माह तक आप मंत्री बन सकते हो या कार्यपालिका में बैठ सकते हो। यानी आप 6 माह तक बिना मंत्री के, बिना संसद की सदस्यता के, बिना लोकसभा, राज्यसभा की सदस्यता के आप कार्यपालिका का भाग बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री के लिए काम कर सकते हो। बढ़िया बात है ना? तो भारत में तो ऐसी छूट है 6 महीने की, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है भैया। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में ये है कि बतौर आपको संसद की सदस्यता ही आप कार्यपालिका में जा पाओगे। इसीलिए तो क्या? इसलिए ये कि पहली तो हमने बात की कि वहाँ पे जो जुडिशरी है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है, वो सारे एक ही ढांचे के अंदर है। यानी वो आपस में ही मतलब एक ही तरह के लोग होंगे, जो एक ही दल है, वही आपस में, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड से जुडिशरी बन रही है और हाउस ऑफ कॉमन से वहाँ की एग्जीक्यूटिव बन रही है। तो वो जो मेंबर है वो एक ही दल है। ये बात समझ में आई? इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की जुडिशरी पृथक है। और साथ ही हम बात करें तो यहाँ पे जुडिशरी एक कंट्रोलिंग या नियंत्रणकारी रवैया दिखा रही है। वहां कैसे दिखाएगी? वहां तो अपने ही लोग हैं, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे थे, सदन के लोग ही हैं। वो सदन की जो मर्यादा है, यानी जो संसद, भारत की विधायिका होगी, भारत की विधायिका कोई गलत कानून बना है, जुडिशरी सवाल उठाएगी, क्योंकि जुडिशरी के मेंबर अलग लोग हैं। उससे तो कोई विधायिका से या संसद से कोई संबंध नहीं। लेकिन ब्रिटेन की मैं बात करूँ तो वहां पे तो उसके अंदर के लोग हैं, है ना? तो वही बात है ना, अपने लोग अपने को धोखा कभी देंगे नहीं, ऐसी बात चलती है। अगर जनरल बात करें तो उसके अंदर के लोग हैं, वो कैसे उसको अपोज कर पाएंगे? अपोज करेंगे ही नहीं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जुडिशरी बन रही है, तो वो उसके सवाल नहीं खड़े करेगी। तो मतलब यही कि संसद की सर्वोच्चता जो है, ब्रिटेन के लिए बोलते हैं कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की संसद जो है वो सर्वोच्च है, लेकिन भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है? अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है, ये बात हमने पूरी समझ ली है ब्रिटेन और भारत के संदर्भ में। अब हम समझना चाहते हैं अमेरिका के संदर्भ में। अमेरिका के संदर्भ में हम सिंपल सी बात समझेंगे, यहाँ की जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इन तीनों में पूर्ण रूप से पूर्ण शक्ति पृथक्करण है, ठीक है? और ये पूर्ण शक्तिकरण पृथक्करण जो है वो कहाँ दिखता है? तो वो अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है ना, ये वहाँ देखने को मिलता है। जहाँ-जहाँ आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मिलेगी, वहाँ-वहाँ आपको पूर्ण शक्ति पृथक्करण दिखेगा। यहाँ की जो कार्यपालिका है, ठीक है? जैसे भारत का प्रधानमंत्री होता है ना, वैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, उन दोनों की पावर सेम होती है। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका बनती है, वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के आते हैं ये। प्रोसेस होती है उसकी कुछ भी, उसकी जनता द्वारा वैसे तो डायरेक्टली चुन के आते हैं, कह देते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस अभी नहीं जाननी, वो बात के लिए हम रखते हैं उसको। लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि कार्यपालिका जनता द्वारा चुन के आ रही है, तो फिर विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल क्यों होगी वो? नहीं होगी ना। तो इनका इनका कोई संबंध ही नहीं। विधायिका अपने हिसाब से चलती है, कार्यपालिका पूर्ण स्वतंत्र है, ठीक है? और न्यायपालिका भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इतनी बात जाननी थी आपको, सिंपल सी, कि यहाँ पे शक्ति का
पृथक्करण दिख रहा है और वो शक्ति का पृथक्करण कहाँ दिखता है? अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है ना, वहाँ पर शक्ति का पृथक्करण देखने को मिलता है और ये कहाँ लागू है वर्तमान में? अमेरिका शासन व्यवस्था कुछ ऐसी ही है। ठीक है? और यहाँ की जो बात कर लें थोड़ी-सी और कि बात कर लूँ थोड़ी-सी कि जो अमेरिका की विधायिका है ना, अमेरिका की जो विधायिका है, यहाँ पे विधायिका जो है अमेरिका की, उसके 2 सदन है यहाँ पे भी। एक तो हो जाएगा छोटा वाला सदन, जो भारत का लोकसभा है ना, उसको यहाँ पे बोलते हैं सीनेट। जो बड़ा सदन है, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट 2 सदन है यहाँ, इनका नाम ये है। और यहाँ पे एक बात और अगर आपको ध्यान रखनी है आपको, अगर आपको लगे कि मुझे इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आई ये बात वो थोड़ी-सी और क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे आप? ये ध्यान रख सकते हैं ये कि यहाँ की जो कार्यपालिका बनेगी ना, यहाँ की जो कार्यपालिका बनेगी, अगर आप विधायिका के सदस्य हो, देखो वहाँ हमने क्या पढ़ा था अभी तक? विधायिका का सदस्य होना चाहिए और इंडिया के संदर्भ में पढ़ा था कि 6 माह नहीं है, तो भी चलेगा लेकिन 6 माह बाद आपको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। 6 माह की एक टाइम पीरियड था। फिर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा और फिर आप तभी आप मंत्री जो है पद वो कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पूर्ण रूप शक्ति पृथक्करण है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जो विधायिका है, अगर आप उसके मेंबर हो, सदस्य हो, तो आप कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन पाओगे। अगर आपको कार्यपालिका का सदस्य बनना है, तो क्या करना होगा? आपको विधायिका की सदस्यता त्यागनी होगी। यानी आपको विधायिका की सदस्यता त्याग कर कार्यपालिका का सदस्य बनना पड़ेगा। तो पावर ऑफ सेपरेशन कितना खतरनाक रूप से लागू है, वो अमेरिका की संघ व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। ठीक है? और यहाँ जो कार्यपालिका बनती है, वो यहाँ का जो राष्ट्रपति है, वो अपने हिसाब से बनाता है। ठीक है? ये बात आपको समझ में आएगी। इसका मतलब विधायिका का और कार्यपालिका कोई इंटरलिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अब अंतिम रूप से जो अंतिम कड़ी है, आज के लेक्चर की जो अंतिम बात, वो अंतिम बात यही है कि मैं तीनों के वेन डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। इंडिया, ब्रिटेन और अमेरिका में। अब तो मुझे लग रहा है कि आपने इस लेक्चर को और गौर से देखा, पूरा लेक्चर देखा अगर शुरू से यहाँ तक, तो इसके जो वेन डायग्राम बन रहे हैं, वो आपको आराम से समझ में आते होंगे। और आराम से इसलिए समझ में आते होंगे क्योंकि हमने लेक्चर को इस तरह पढ़ा है कि हम बता पाएँ कि यहाँ की जो संसद होगी, ये होगी लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर में जो पहला सदन है, जो सदन है, इन दोनों से जो मिलके बन रही है, तीनों दोनों से मिलके क्या बन रही है? देखो, लेजिस्लेचर और यहाँ पे थोड़ा-सा ये कि इसको करेक्ट कर लीजिए, जो लेजिस्लेचर है, उसी का भाग है, मैंने क्या बताया था? उसी का भाग है कार्यपालिका, ठीक है? ये बात की थी। जुडिशरी अलग से है, ये भारत की व्यवस्था। ब्रिटेन की व्यवस्था की बात करूँ, तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ से निकलेगी ये लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर के ही अंदर हो जाएगी कार्यपालिका और जुडिशरी। यानी ये होगी एग्ज़ीक्यूटिव और ये हो जाएगी जुडिशरी, ठीक है? आई होप ये बात समझ में आती होगी। फिर लास्ट बात करूँ, यहाँ पे तो तीनों गोले ऐसे बनेंगे, यानी ये हो जाएगी लेजिस्लेटिव, ये हो जाएगी एग्ज़ीक्यूटिव और ये हो जाएगी जुडिशरी। तीनों में शक्ति का पृथक्करण है। तो मोंटेस्क्यू साहब का जो सिद्धांत था वो पूर्ण रूप से लागू यहाँ हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पे आंशिक रूप से लागू हो रहा है। तो आई होप आज की ये क्लास इतनी हमें पढ़नी थी और कल से हम जो भारतीय संविधान का निर्माण है, संशोधन और मूल ढाँचा, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आती होगी। पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले और हाई मैं ये आशा करता हूँ आपसे कि इनसे बेटर कोई क्लास हो नहीं सकती और एक बात आप गाँठ बाँध लीजिए, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चीज़ों को। नेगेटिव इस सेंस में कि कोई बंदा पढ़ा रहा है आपको और एक इस मोटिवेशन के साथ पढ़ा रहा है कि आप जितना सोचते हो ना, आप जितना चाहते हो, आपकी जो चाहत है ना
उससे हम डबल या दुगुनी चाहत रखते हैं, क्योंकि हमें डिज़ायर है उस चीज़ की। समझ रहे हो आप इस बात को? कि आपकी जितनी चाहत है, उससे हमारी ज़्यादा डिज़ायर है। इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि बच्चा जिस चीज़ को चाहता है, उसको हम अगर डबल वे में उसको के लिए डबल संघर्ष करके पढ़ाएँगे, तभी एक सही अप्रोच से हम पढ़ा पाएँगे। हमारी मेहनत होती है बहुत ज़्यादा इसके पीछे। आपको इसके लिए लाइक करना, शेयर करना, इस चीज़ को नहीं भूलना है और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।